हम लोग बहुत विस्तार से छायावाद के बारे में बातचीत कर चुके हैं। छायावाद की उदय की परिस्थितियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। छायावाद शब्द की व्याख्या को लेकर विद्वानों की जो आलोचकों की और विद्वानों की जो राय है उस पर बातचीत कर चुके हैं। अब हम जानेंगे कि छायावाद की प्रवृत्तियां क्या है या विशेषताएं क्या है। छायावादी काव्य की बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, और ये प्रवृत्तियां या विशेषताएं इन्हीं कविताओं से निकल करके आई हैं। मूलतः छायावादी काव्य जो है वह कवि की अपनी निजी अनुभूति है और निजी अनुभूति के साथ स्वतंत्र चेतना की वकालत करती हुई कविताएं हैं और सामाजिक बंधनों और सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति का प्रस्ताव करती हुई कविताएं हैं। लेकिन इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ठीक है, अन्य और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो छायावाद की प्रवृत्ति के रूप में रेखांकित की जानी चाहिए। एक एक करके उन प्रवृत्तियों के बारे में हम बातचीत करेंगे। छायावाद की जो पहली प्रवृत्ति है वह है वैयक्तिकता। वैयक्तिकता से मतलब है निजता, जिसमें कि कवि क्या करता है, अपनी निजी अनुभूति को जो वह महसूस करता है, सुख हो, दुख हो, प्रेम हो, करुणा हो, घृणा हो, जो कुछ भी वह महसूस करता है उसे खुलकर अपने शब्दों में क्या करता है, बयां कर देता है। आप याद करिए स्वच्छंदतावादी कवि घनानंद को, याद आ रहे होंगे। स्वच्छंदतावादी काव्य धारा के जो कवि थे वह भी क्या करते थे, अपनी निजी अनुभूतियों को खुल करके क्या करते थे, शब्दों में बयां करते थे। छायावादी दौर का जो कवि है वह अपने सुख को, दुख को, निजी अनुभूतियों को बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ कविता में प्रस्तुत करता है। और इसकी विशेषता यह होती है कि जब कोई कवि अपनी निजी अनुभूतियों को सच्चाई के साथ जब प्रस्तुत करता है तो पाठक उससे जुड़ाव महसूस करता है, उसके साथ एक कनेक्टिविटी महसूस करता है। ऐसा क्यों होता होगा कि ब्रेकअप के समय ब्रेकअप सॉन्ग्स लोग ज्यादा सुनते हैं? क्यों? क्योंकि वही भाव उनके मन में क्या हो रहा होता है, चल रहा होता है, ठीक है। या जब कोई अपने प्रिय से मिलने जाता है तो मिलते हुए या बात करते हुए बैकग्राउंड में बहुत अच्छे अच्छे गाने भी क्या करता है, सुनता है, क्योंकि वो भाव, उस समय का जो भावबोध होता है वो वैसा ही होता है। तो छायावादी दौर के कवियों ने क्या किया, अपनी निजी अनुभूतियों को इतनी ईमानदारी से व्यक्त किया कि लोग उससे जुड़ाव महसूस करने लगे और कहीं कोई संकोच नजर नहीं आता है उनको अपनी बात कहने में। महादेवी वर्मा ने लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली। साफ साफ कहा महादेवी वर्मा ने कि मेरा जीवन क्या है, दुखों से भरा हुआ है, और इसे कहने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। निराला कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कहे, कि दुख ही मेरे जीवन की कथा रही। तो आप देखिए कि अपने अपने अंदाज में कवि जो है वह अपनी निजी अनुभूतियों को क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। तो वैयक्तिकता या निजता छायावाद की एक प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है, ठीक है। छायावाद की दूसरी प्रवृत्ति है राष्ट्रीय जागरण और स्वातंत्र चेतना। इसके बारे में हम विस्तार से बातचीत कर चुके हैं। हालांकि छायावाद के दौरान जो भावबोध द्विवेदी युग में था उस भावबोध को क्या किया गया, छायावाद में और अधिक विस्तार मिला। क्योंकि छायावाद का जो समय है 1918 से 1936 ईस्वी, ठीक है, यह वह समय है। आप देखें कि इस समय असहयोग आंदोलन हो रहा था कि नहीं हो रहा था। भारत की राजनीति में गांधी की बहुत ही सक्रिय भूमिका का आगमन हो चुका था, ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध हर तरह से मोर्चा क्या किया जा रहा था, खोला जा रहा था। तो इस दौर के कवियों ने उस स्वतंत्र चेतना को जो समाज में, राजनीति में जो प्रस्तावित था उसे कविता में उतारा, ठीक है। प्रसाद ने लिखा, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। याद देखिए, शब्द पे देखिए, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। कि इस पुण्य पथ पर, आजादी के पुण्य पथ पर बढ़े चलो। अगर बलिदान भी इसके लिए देना पड़े तो यह बलिदान भी क्या है, गौरव की बात है। तो जो भावबोध राजनीति और समाज में प्रस्तावित हो रहा था उस स्वतंत्र चेतना को इस दौर के कवियों ने प्रस्तावित किया। और सांस्कृतिक जागरण का भावबोध, अतीत की स्मृतियों का भावबोध जो द्विवेदी युग में हो रहा था, कि हम अपने अंदर उत्साह भरने के लिए या गौरव का भाव भरने के लिए क्या करते हैं, अपनी परंपराओं की तरफ, अतीत की तरफ क्या करते हैं, लौटते हैं। इस दौर के कवियों ने एक तरफ सांस्कृतिक जागरण का
विकास किया जो द्विवेदी युग से चला आ रहा था, तो दूसरी तरफ स्वातंत्र चेतना की भावना को भी क्या किया, बहुत गहराई से जनमानस में पिरोने का प्रयास किया। ठीक है, निराला ने लिखा, ठीक है, जागो फिर एक बार, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है। ठीक है, उन्होंने लिखा, जागो फिर एक बार, शेरों की मांद में आया है आज सियार, जागो फिर एक बार। बताना चाह रहे हैं कि हम भारत के लोग शेर हैं, हमारी परंपरा बहुत महान है, गौरवशाली परंपरा है, हम जिनकी संतति है, हमारे जो पूर्वज थे वो कितने महान और कितने वीर थे, और हमारी मांद में आज क्या हुआ है, सियार आया हुआ। सियार कौन है, सियार कौन है, अंग्रेज। बहुत अच्छे, कि वो अंग्रेज सियार है और हम क्या है, दुबक्के बैठे हुए हैं, तो जागो फिर एक बार। ठीक है, प्रसाद की एक और कविता याद आ रही है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अतीत की तरफ ले जाना, अपनी सांस्कृतिक विरासत की याद दिलाना। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। तो इस तरह से राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण का भावबोध भी और स्वतंत्र चेतना का भावबोध भी इस दौर के कवियों ने लोगों के मन में जगाने का प्रयास किया। ठीक है, इस काव्यधारा की जो तीसरी प्रवृत्ति है वह है प्रकृति प्रेम। ठीक है, या प्रकृति का चित्रण। छायावादी दौर का कवि जो है वह प्रकृति से बहुत आत्मीय वार्तालाप करता है और प्रकृति के हर एक रूप में वह अपने भाव को क्या करता है, निरूपित करता है। ठीक है, और कवि प्रकृति के साथ पूरी हार्दिकता और आत्मीयता के साथ जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ लोगों को जागृत करने के लिए प्रकृति के तमाम सारे बिंबों और प्रतीकों का भी क्या करता है, सहारा लेता है। ठीक है, महादेवी वर्मा प्रकृति को मां के रूप में चित्रित करते हुए लिखती हैं कि दुलरा देना बहला देना तेरा शिशु जग है उदास। कि प्रकृति को मां के रूप में कहा कि दुलरा दो बहला दो, तुम्हारे बच्चे क्या हैं, उदास हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति को इतनी खूबसूरती के साथ देखा, इतनी गहरी निगाह के साथ देखा कि प्रकृति के सौंदर्य के सामने किसी बाला या नवयुवती के सौंदर्य को भी क्या किया, फीका माना और कहा, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, द्रुम कहते हैं पेड़ों को, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। अर्थ यह हुआ कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, पेड़ों की मृदु छाया को छोड़कर तोड़ प्रकृति से भी माया, प्रकृति की माया से, इस सौंदर्य से रिश्ता तोड़कर कैसे तुम्हारे बालों में और तुम्हारे सौंदर्य में मैं खो जाऊं, मुझे इस प्रकृति के सौंदर्य में ही क्या करने दो, रहने दो। आई बात समझ में? तो कवि प्रकृति के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उस सौंदर्य के आगे वह स्त्री या स्त्री के सौंदर्य को भी कम आंक रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? और चौथी प्रवृत्ति है जिज्ञासा और रहस्य भावना। जिज्ञासा और रहस्य भावना के बारे में आपसे बातचीत हो चुकी है छायावाद पर बातचीत करते हुए। छायावादी दौर का कवि विराट सत्ता और संपूर्ण अस्तित्व की हर एक घटना के बारे में जानना चाहता है, उसकी अपनी एक जिज्ञासा है, उसके मन में तमाम सारे प्रश्न हैं और वह उन प्रश्नाकुलताओं के साथ अपनी कविता में अभिव्यक्त होता है। वह किसी भी चीज को स्थूल रूप में नहीं देखना चाहता है, सूक्ष्म रूप में देखना चाहता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने क्यों कहा है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। वह गहराई में प्रवेश करना चाहता है, वह आसपास की चीजों को, वस्तुओं को और इस सत्ता के हर एक परत को, हर एक तहों में क्या करना चाहता है, घुसना चाहता है, जानना चाहता है। तभी महादेवी वर्मा लिखती हैं कि तोड़ दो वह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। वह उस क्षितिज के पार देखना चाहती है कि क्या है। या सुमित्रा नंदन पंत जब कहते हैं सुबह की बेला में जब चिड़िया चहचहाती है तो उन्हें आश्चर्य होता है कि सुबह के आने की सूचना चिड़िया को कैसे मिली। तो वह लिखते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहां कहां है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। कि तुम्हें कैसे पता चलता है, तुम्हें कैसे सूचना मिलती है इन सब चीजों के बारे में। तो देखिए कि हर एक घटना, हर एक दृश्य में जो एक कुतूहल है, जो एक जिज्ञासा है, जो एक प्रश्न है, उस प्रश्नाकुलता के साथ छायावादी दौर का कवि क्या होता है, प्रस्तुत होता है। ठीक है, छायावादी दौर की कविता की अगली विशेषता या प्रवृत्ति जो है वह है
कल्पनाशीलता की अधिकता। ठीक है, छायावादी दौर का कवि अत्यंत कल्पनाशील है। वो अपनी कल्पनाओं के जो उनकी कल्पनाओं के जो पंख हैं, उन पंखों को वह अपनी कविताओं में दर्ज करता है। ऐसे तो कल्पना, हर एक युग का जो कवि है वह कल्पना का सहारा लेता है काव्य रचने में, लेकिन छायावाद के दौर में यह बहुत व्यापक या अधिक देखने को मिलता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि द्विवेदी युग में जो कविता थी वह वर्णन प्रधान कविता थी, स्थूल कविता थी, उसमें सूक्ष्मता नहीं थी, कल्पना की उड़ान कम थी। तो वहां कल्पना की कम उड़ान थी, यहाँ उस प्रतिक्रिया के स्वरूप भी कल्पना का आगमन हुआ है। और छायावादी दौर का जो कवि है वह अपने बाह्य जगत के साथ साथ अपने अंतर जगत में भी डूबा हुआ कवि है, अपने भीतर डूबा हुआ कवि है। हम जब भी अपने भीतर डूबते हैं तो हमारे मन में कल्पनाओं की एक दुनिया क्या होती है, आकार लेने लगती है। आप देखिएगा, कभी आप अपने बारे में बैठकर सोचिए तो आप सिर्फ सोचते नहीं हैं, आप चित्रों की एक खूबसूरत दुनिया से भी क्या होते हैं, गुजरते चले जाते हैं। तो जब कवि चित्रों की उस खूबसूरत दुनिया से गुजरता है तो उस चित्र को, दुनिया को क्या करता है, शब्द देने लगता है। छायावादी दौर का जो कवि है उसकी कविताओं में वो जो चित्रों की जो दुनिया है, अनुभूति की जो दुनिया है, निजता की जो दुनिया है, वह कल्पना में बहुत उड़ान पाती है और फिर वही उड़ान शब्दों के माध्यम से कविता बन जाती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इस कल्पना की उड़ान से कई बार कविता जो है, कई बार लगता है कि बहुत अनियंत्रित सी हो गई है, लेकिन कई बार लगता है, बहुत बार ऐसा भी लगता है कि क्या खूबसूरत दृश्य और बिंब कवि ने प्रस्तुत किया है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, पेड़ की छाया को लेकर के एक कविता लिखी। ठीक है, कि तरवर के छायानुवाद सी, उपमा सी भावुकता सी, अविदित भावकुल भाषा सी, कटी छटी नव कविता सी। लेकिन कितना सुंदर बिंब यहाँ पे प्रस्तुत हुआ है। तो छायावादी दौर का कवि अपनी कल्पनाओं के सहारे बहुत सारे सुंदर सुंदर बिंब गढ़ रहे थे और इसके बहुत सारे अनुपम उदाहरण इस दौर के कवियों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली जो प्रवृत्ति है वह है दुख, वेदना और करुणा की स्वीकृति। छायावादी दौर का कवि जो है वह अपने दुख को, अपनी पीड़ा को, अपनी वेदना को और अपनी करुणा को बिना किसी लाग लपेट के अपने तौर तरीके से क्या करता है, प्रस्तुत कर देता है। इसलिए इस युग की कविताओं में आपको आंसू, पीड़ा, वेदना, व्यथा आदि के प्रबल आवेग कविताओं में देखने को मिलेंगे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा कि वियोगी होगा पहला कवि। देखिए कितनी अच्छी बात है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कि कविता लिखने वाला जो कवि होगा वह क्या होगा, वियोगी होगा, उसे कोई दुख, कोई पीड़ा ने सताया होगा। ठीक है, अक्सर आप सुनते हैं कि जिनका दिल टूटता है वो कुछ ना हो तो शायर और कवि तो हो ही जाते हैं। तो तात्पर्य यह है कि वियोग जो है वह घनीभूत करता है हमारी भावनाओं को, और उस वियोग की जो घनीभूत भावनाएं हैं उस घनीभूत भावनाओं को भी इस दौर के कवियों ने बहुत खूबसूरती के साथ लिखा। आप फिर से पंत को याद कर सकते हैं जिन्होंने कहा कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं गई। इसके बाद जो अगली काव्य प्रवृत्ति है छायावाद की, वह है नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण का होना। छायावादी काव्यधारा के जो कवि हैं उस कवि में नारी का जो रूप है वह बिल्कुल नवीन है। आप देखें मध्यकाल में, कबीर के समय में आप देखें तो नारी को माया माना जाता है कि नारी से दूर रहना चाहिए। आई बात समझ में कि नहीं? आप जो नाथ साहित्य है, नाथ साहित्य में भी पीछे आप चले जाएं तो उन्होंने क्या कहा है कि स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, वो साधना में और योग में क्या है, बाधक है। लेकिन छायावाद का कवि जो है वह स्त्री के प्रति एक नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत हो रहा है। वह स्त्री को सखी मानता है, मित्र मानता है, सहचरणी मानता है, प्रेरणा का स्रोत मानता है कि स्त्री बाधक नहीं है, वह प्रेरक भी हो सकती है, वह जीवन में उत्सव भरने में एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में हो सकती है, वह सखी हो सकती है, वह मित्र हो सकती है, वह श्रद्धा हो सकती है। प्रसाद ने लिखा, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो नारियों को एक विशेष सम्मान का भाव
प्रेम का भाव इस दौर के कवियों ने दिया। देवी माँ के रूप में चित्रित किया, सखी के रूप में चित्रित किया, प्रेरणा के रूप में चित्रित किया। ठीक है, और साथ ही साथ नारी की जो स्थिति थी उस स्थिति पे भी प्रकाश डाला। तोड़ती पत्थर कविता याद करिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह जो स्त्री जो मजदूर है, जो गरीब है, जो मजबूरी में मजदूरी करने के लिए विवश है, उसका चित्रण किया। तो स्त्रियों के जो विभिन्न रूप हैं उन रूपों का दिग्दर्शन इस दौर की कविताओं में होता है। और इसका एक बड़ा कारण जो था वह था कि नवजागरण के आगमन के फलस्वरूप, मैंने बहुत विस्तार से बात की है नवजागरण की प्रक्रिया में, नवजागरण के आगमन के स्वरूप आप देखेंगे कि स्त्रियों की शिक्षा की बात होने लगी थी कि नहीं होने लगी थी। उनको समाज में समानता का अधिकार देने की बात होने लगी थी। कई सारी जो कुप्रथाएं थी, सती प्रथा, उसको समाप्त करने की बात हो रही थी, बाल विवाह को रोकने की बात हो रही थी, विधवाओं को फिर से सम्मान पूर्वक जीवन जिया मिल सके तो उनका विवाह कराया जा सके, इस तरह की वकालत हो रही थी। तो जो नवजागरण का जो एक व्यापक प्रभाव था वह भी प्रभाव इस दौर के कवियों पर पड़ा। और उन्होंने स्त्री का जो चित्र अपनी कविताओं में प्रस्तुत किया वह सिर्फ सौंदर्य का नहीं था, उसमें एक गूढ़ता थी, उसमें एक गरिमा थी, प्रेम था, साहचर्य भी था। आगे बात समझ में। और छायावाद की जो अगली महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वह है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। ये कवि प्रेम और सौंदर्य के गायक कवि हैं। प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का गायक कवि कहा जाता है। हालांकि प्रेम और सौंदर्य को जीवन से निकाल दिया जाए तो मनुष्य के जीवन में फिर ज्यादा कुछ बचता नहीं है। मशीन को आपने कभी प्रेम करते हुए देखा है क्या? नहीं देखा। निर्जीव वस्तुओं को प्रेम करते हुए आपने कभी देखा है क्या? नहीं देखा होगा। निर्जीव वस्तुएं इसलिए भी निर्जीव हैं क्योंकि उनमें भावनाएं नहीं होती। हम में भावनाएं होती हैं, इसलिए हम प्रेम करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ता है, उसको स्नेह करता है, सम्मान देता है, प्रेम करता है। तो प्रेम मनुष्य के जीवन का एक स्वाभाविक विचार है, स्वाभाविक अंग है। और इस दौर के कवियों ने भी प्रेम और सौंदर्य पे खूब बातचीत की, प्रेम का चित्रण किया, सौंदर्य का चित्रण किया, ठीक है। और नारी के बाह्य सौंदर्य का तो चित्रण किया ही, नारी के आंतरिक सौंदर्य का भी चित्रण किया और उसको एक प्रेरक माना। आपको पहले ही बताया जा चुका है नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण में उसको माँ मानते हैं, सहचरणी मानते हैं और प्रेरणा का स्रोत भी मानते हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखें कि प्रेम और सौंदर्य का जो एक रूप होता है उसको बहुत सादगी के साथ, बहुत परिष्कृत रूप में इस दौर के कवियों ने प्रस्तुत किया। और उनका जो सौंदर्य बोध है, प्रेम का जो बोध है, वह और आगे जब पहुंच जाता है जब वह संपूर्ण मानव के सौंदर्य की बात करते हैं, ठीक है। सुमित्रानंद पंत जब कहते हैं सुंदर है सुमन सुंदर विहग मानव तुम सबसे सुंदर हो, कि ठीक है प्रकृति बहुत सुंदर है लेकिन मनुष्य क्या है? सबसे सुंदर है। तो मनुष्य के सौंदर्य की बात, मनुष्य के जीवन की बात और मनुष्य के जीवन में प्रेम और सौंदर्य की अनिवार्यता, इस विषय को भी छायावादी दौर के कवियों ने बहुत खूबसूरती के साथ अपनी कविताओं में क्या किया है? प्रस्तुत किया है। एक और जो विशिष्ट प्रवृत्ति है, अंतिम प्रवृत्ति भी आप कह सकते हैं, वह है यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थवादी दृष्टिकोण से मतलब है कि बड़ी कविताएं या कोई भी साहित्य अपने समय से कटा हुआ नहीं हो सकता है। वह अपने समय की वास्तविकता को, यथार्थ को और तमाम तरह के जो रूप हैं उन रूपों को चित्रित करता है। तो छायावादी दौर के कवियों में आप देखेंगे कि समाज की जो वास्तविक सच्चाई है उस वास्तविक सच्चाई का भी चित्रण मिलता है। जो गरीबी है, जो असमानता है, जो तमाम तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं, उन सामाजिक समस्याओं के भी रूप यहाँ देखने को मिलते हैं। फिर से आप तोड़ती पत्थर का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गरीबी और लाचारी में एक स्त्री गर्मी की चिलचिलाती धूप में कैसे इलाहाबाद की जलती सड़कों पर क्या कर रही है? पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। और उसी कविता में वो दिखाते हैं कि एक तरफ सामने महल है, बहुत बड़ा भवन है, तो वो ये संकेत कर रहे हैं कि एक तरफ अमीरी है, इतने अमीर लोग भी हैं जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, और एक तरफ इसी समाज में, इसी देश में
ऐसा वर्ग भी है जिसे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से आप देखें कि समाज के यथार्थ को बखूबी चित्रित करने वाली कविताएं भी ढेर सारी संख्या में लिखी गई। निराला की एक बहुत अच्छी कविता है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ऐ विप्लव के वीर। ठीक है, तो कृषक की जो पुकार है, किसान की जो पुकार है, उस किसान की पुकार को भी क्या किया है, चित्रित किया है। तो कुल मिलाकर के आप इस तरह से छायावादी काव्यधारा की मुख्य प्रवृत्तियों को रेखांकित कर सकते हैं जो भाव के स्तर पे है। ठीक है, जहां तक भाषा की बात है या शिल्प की बात है, तो छायावादी दौर की जो कविता है और कविता की जो काव्य वस्तु है वह भावना प्रधान है, भाव प्रधान कविताएं हैं। और भाव प्रधान कविताएं जो होती हैं उसको उन्होंने उन भाव प्रधान कविताओं को प्रगीत के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रगीत के रूप में प्रस्तुत करने का मतलब ऐसी कविताएं जिसे गाया जा सके, उल्लास के साथ, रस के साथ, आनंद के साथ। आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता पढ़ते आए होंगे स्कूल में, वरदे वीणा वादिनी वरदे। वह कविता भी है लेकिन क्या है, प्रगीत भी है। हम गाते हैं ना, वरदे, गाओ, वीणा वादिनी वरदे वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे, वीणा वादिनी वरदे वरदे। वैसे ही प्रसाद की एक कविता, ले चल वहां भुलावा देकर, ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे, ले चल वहां भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे। महादेवी वर्मा की भी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं। अब आप हैरान हो रहे हैं कि 2-4 और न गा दूं मैं नहीं गाऊंगा। ठीक है, नहीं, आप सोच रहे हैं कि अब 2-4 और गाएंगे तो लगता है कि 10 मिनट तो गाते ही रह जाएंगे। हो गया, उदाहरण दे रहा था मैं। ठीक है, तो कहने का भाव यह है कि गीतात्मकता है, बहुत प्रगीतात्मकता है इस दौर की कविताओं में, और लंबी लंबी कविताएं भी लिखी हैं। ठीक है ना, छंद मुक्त कविताएं भी लिखी। आप देखें, निराला ने तो कहा कि मैंने मैं शैली अपनाई, उन्होंने अपने तरीके से कविताएं लिखी है। ठीक है ना, और छायावादी कविता ने यह प्रस्तुत किया कि जिस खड़ी बोली हिंदी को कहा जाता था कि इसमें कर्कशता अधिक है या कठोरता अधिक है, छायावादी दौर के कवियों ने यह बताया कि नहीं, इस भाषा में कोमल और मधुर भावों की भी अभिव्यक्ति की जा सकती है, सौंदर्य और प्रेम के गीत इस भाषा में गाए जा सकते हैं। तो भाषा के स्तर पर छायावादी दौर के कवियों ने अभिधा, मतलब सीधे सीधे बात न कह करके लक्षणा और व्यंजना में ज्यादा बातें कही है, क्योंकि वह उनकी आंतरिक जो अनुभूति है, उस आंतरिक अनुभूति को ठीक से कहने के लिए लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग ज्यादा सटीक बैठता है। ठीक है, जहां तक आप छंद की बात करें तो इन्होंने छंद के ढांचे को तोड़ा। ठीक है ना, निराला ने तो ज्यादातर कविताएं मुक्त छंद में भी लिखी। ठीक है, और प्रसाद ने आसु छंद की स्थापना की। तो अपने अपने तरीके से कवि जो है वो लिख रहे थे। ठीक है, और अलंकार की अगर बात करें तो छायावादी दौर के कवियों ने अर्थालंकार का अत्यधिक प्रयोग किया। ठीक है, और पंत का यह मानना था कि अलंकार का प्रयोग सिर्फ वाणी की सजावट के लिए नहीं होते, बल्कि ये भावों की अभिव्यक्ति के लिए विशेष द्वार खोलते हैं। तो भावों की अभिव्यक्ति में अलंकार की जो भूमिका होती है उसको पंत ने रेखांकित किया। छायावादी कवियों ने जहां तक बिंब की बात करें तो जहां तक बिंब की स्थिति है तो बिंब का भरपूर प्रयोग किया अपनी कविताओं में। ठीक है, और बिंबों के प्रयोग से कविता को अत्यधिक मार्मिक और मूल्यवान बनाया, गंभीर बनाया। ठीक है, तो एक और
गंभीर भावों की अभिव्यक्ति के लिए, दार्शनिक भावों की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने संश्लिष्ट बिंबों के प्रयोग किए। तो दूसरी तरफ, ठीक है ना, कोमल बिंबों के प्रयोग से भी उन्होंने अपने मनोभाव को बहुत गहराई से प्रस्तुत किया। और प्रतीकों की जहाँ तक बात करें तो छायावादी दौर का कवि प्रतीकों में भी अपनी बात कह रहा है, प्रतीकों का भी भरपूर प्रयोग किया गया, ठीक है ना। और इतने अधिक प्रतीक यहाँ देखने को मिलते हैं कि शुक्ल ने इसे प्रतीकवाद से प्रभावित मान लिया। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो राम की शक्ति पूजा जो निराला की बहुत महत्वपूर्ण कविता है, उसमें क्या है, जो रावण है वह अंग्रेजी हुकूमत का प्रतीक है और राम जो है वो क्या है, राष्ट्रीयता के प्रतीक है। तो प्रतीकों के सहारे से भी इस दौर के कवियों ने अपनी बात रखी और उसमें भरपूर सफलता पाई। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि द्विवेदी युग के बाद जिस काव्यधारा का आगमन हुआ, छायावादी काव्यधारा, वह काव्यधारा सांस्कृतिक स्तर पर, राष्ट्रीय चेतना के स्तर पर, सौंदर्य के स्तर पे, जिज्ञासा बोध के स्तर पे, नारी के दृष्टिकोण के स्तर पे, तमाम सारे विविध विषयों के स्तर पर एक नवीनता और एक विशेषता धारण करने वाली काव्य प्रवृत्ति के रूप में चिन्हित की जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो छायावाद काव्य की प्रवृत्ति अगर लिखने को आए तो ये जो बातें मैंने बताई है, एक एक बिंदु दे देना है आपने, थोड़ा सा लिखना है और एक दो कविताओं या पंक्तियों के उदाहरण आपने वहाँ पे दे देने हैं। आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे और आप इस विषय को ठीक से समझ भी जाएंगे। ठीक है।